विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस कक्षा में हम दार्शनिकों की एक परंपरा पढ़ रहे थे, दार्शनिकों के एक क्रम से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे आप सब लोगों के सहयोग से। और उन प्रयासों में हमने पिछली कक्षा में अरस्तु को देखा था, अरस्तु के विचार देखे थे और अरस्तु को बड़े अच्छे से हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। अरस्तु और अरस्तु ने कहा था कि अरस्तु ने यही कहा था कि सद्गुणों का विकास करो। अरस्तु ने कहा था बेटा काय का विकास करो, सद्गुणों का विकास करो। क्यों? क्योंकि सद्गुण जन्मजात नहीं होते। सद्गुण क्या नहीं होते बेटा? जन्मजात नहीं होते, ये जन्मजात नहीं होते हैं, इसलिए इनका विकास करो, सद्गुणों का विकास करो। तो बोले सद्गुणों का विकास करते समय अरस्तु ने यही कहा था बेटा। क्या कहा था कि अरस्तु ने कहा था विवेक के अधीन, सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही थी कि विवेक के अधीन, विवेक के अधीन क्या होना चाहिए? बोलो साहस, संयम और क्या? बोलो बेटा न्याय। प्लेटो कहता था कि न्याय महत्वपूर्ण है, जबकि अरस्तु क्या कहते हैं? बोले विवेक महत्वपूर्ण है। विवेक के अधीन साहस, संयम और न्याय होने चाहिए। तो समझिए आप, ये सद्गुणों का विकास है। और उन्होंने इसी आधार पर क्या कहा? मध्य मार्ग बताया। सद्गुण होते क्या है? दो अतिवादी स्थितियों के बीच की अवस्था। अरस्तु के ये 4 कार्डिनल माने जाते हैं। विवेक, एक बार एमपीपीएससी में सवाल भी पूछा था कि अरस्तु के 4 कार्डिनल कौन से हैं? तो विवेक, साहस, संयम और न्याय, अरस्तु के 4 कार्डिनल हैं। ये 3 नंबर में सवाल पूछ लेते हैं भैया, 3 नंबर में सवाल पूछ लेते हैं। अरस्तु के 4 कार्डिनल, 4 कार्डिनल कौन से हैं? बोले 4 कार्डिनल कौन से हैं? बोले विवेक, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, और क्या? बोलो बेटा साहस, और क्या लाला? बोलो ना संयम, और क्या बेटा? बोलो और क्या? बोले न्याय। विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये 4 कार्डिनल हैं। किसके 4 कार्डिनल हैं? आदरणीय अरस्तु जी के। और आप 3 नंबर में लिखेंगे, देखिए क्या? साहस कैसे मुक्ति दिलाता है? बोले भय से मुक्ति दिलाता है। संयम वासना से मुक्ति दिलाता है। और जब ये विवेक के अधीन कार्य करने लगते हैं तो कौन से नए सद्गुण की उत्पत्ति होती है? न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है, जस्टिस की उत्पत्ति होती है। बात समझ रहे हैं ना? बोलो ना भाई। अगर किसी के अंदर साहस है तो इसका मतलब क्या है कि भय से उसकी क्या हो गई? मुक्ति हो गई, उसे डर नहीं लगेगा। साहस का मतलब होगा भय से मुक्ति, भय से मुक्ति। और इसका क्या होगा? वासना पर नियंत्रण। वासना पे क्या बेटा? नियंत्रण। वासना पर नियंत्रण। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये 4 कार्डिनल हैं किसके? अरस्तु के। एक सवाल और एमपीपीएससी ने पूछा, लोक सेवा आयोग ने पूछा, 3 नंबर में पूछ लेते हैं लोक सेवा आयोग, कई बार आपके साथ मजाक भी कर लेती है। अरस्तु के 4 कारक कौन से हैं? अरस्तु के 4 कारक, अरस्तु के 4 कारक। फिर देखेंगे, जब 4 कारक देखने के बाद फिर देखेंगे अरस्तु के और विचार क्या क्या हैं। अरस्तु के 4 कारक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरस्तु के 4 कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी थोड़ी सी व्याख्या भी हम लोग कर लेंगे। विवेक, साहस, संयम की व्याख्या हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, काफी विस्तार से कर चुके। अरस्तु के 4 कारक क्या है मित्रों? पहला कारक जो अरस्तु का है वो है उपादान। क्या है पहला कारक? उपादान। उपादान इनका पहला कारक है अरस्तु का। उपादान का मतलब क्या होता है? हिंदी का शब्द है। आप लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं, बताइए। बोले ये नहीं पता। तो अंग्रेजी? बोले वो भी नहीं पता। फिर कौन सी भाषा आती है? वो तो हम जानते ही नहीं है। तो उपादान क्या है? उपादान का मतलब होता है प्राप्त करना या उपभोग में लाना।
प्राप्त करना या उपभोग में लाना, प्राप्त करना या उपभोग में लाना, उपभोग में लाना, इसका मतलब होता है उपादान। किसी चीज को प्राप्त करना, आदान, आदान माने क्या होता है? लेना, और प्रदान माने क्या होता है? देना। उपादान प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को लेना। ये अब हम किसी चीज को प्राप्त कब करते हैं बताइए? जब उस वस्तु की तृष्णा आपके अंदर होती है, तभी तो प्राप्त करते हैं। लोगों का मन कर रहा है लॉकडाउन में इमरती खाना है, भाद्रा का लड्डू खाना है, 56 भोग पे अच्छे अच्छे क्या हॉट डॉग खाना है, तृष्णा है। तो वस्तु की तृष्णा से उसे प्राप्त करने की क्या होती है? इच्छा होती है। बहुत बढ़िया। उपादान कब आता है व्यक्ति के अंदर? जब वस्तु की तृष्णा होती है। वस्तु विषय, विषय की भी तृष्णा होती है या व्यक्ति की तृष्णा होती है कि तृष्णा से प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसे प्राप्त करने की क्या होती है बेटा? इच्छा होती है। और जब हम उसे प्राप्त करने की इच्छा है या उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति, प्राप्त करने की इच्छा या ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जब अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई आपसे कहे कि इसे ग्रहण कर लो, तो आप करेंगे क्या? बोलो ना भाई, पापा एक फोटो दिखाएं, लो यही तुम्हारा जीवन साथी है, तो क्या कहेंगे? सॉरी पापा, क्योंकि उसको प्राप्त करने की तृष्णा नहीं है। और जिनके पीछे आप भागते हैं वो पापा मर जाएंगे, यही चाहिए। क्यों? क्योंकि तृष्णा है आपके अंदर। तृष्णा का मतलब क्या होगा? आप ही बताएंगे तृष्णा का मतलब क्या होगा? बोले अतृप्त इच्छा। अतृप्त इच्छा, ऐसी इच्छाएं जो कभी तृप्त नहीं होती हैं, उन्हें हम तृष्णा बोलते हैं। ऐसी इच्छा, जो इच्छा तृप्त हो गई उसे तृष्णा नहीं। तृष्णा कौन सी इच्छा? वे इच्छाएं जो संतुष्ट नहीं होती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती है, जिनसे हम लोग पूर्ण नहीं होती हैं। तो तृष्णा का तात्पर्य क्या रहेगा? अतृप्त इच्छा। तो जब किसी वस्तु, विषय या व्यक्ति के प्रति तृष्णा होती है, तो हम उसे प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है आपकी, उस प्रवृत्ति को अरस्तु कहते हैं उपादान। और ये अरस्तु के 4 कारकों में से एक प्रमुख कारक है। बात समझ गए? अब समझिए, भोग विषयों की तरफ उपादान ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? अगर उपादान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं अगर तृष्णा नहीं होगी तो उपादान भी नहीं होगा। बोलो, समझो ना बात को। अगर तृष्णा नहीं होगी तो उपादान होगा क्या? और जब तृष्णा नहीं होगी तो उपादान भी नहीं होगा, उपादान भी नहीं होगा तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा? निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे? अगर यदि तृष्णा नहीं है, यदि तृष्णा नहीं तब उपादान भी नहीं, उपादान भी नहीं। और जब तृष्णा नहीं है तब उपादान भी नहीं है, तब व्यक्ति को क्या हो जाएगा? तब निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बुद्धि की निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो ना भाई। तो ये उपादान उनके 4 प्रमुख कारकों में से एक कारक है, जिसको अरस्तु बोलते हैं उपादान। और उपादान का तात्पर्य यह होता है कि तृष्णा के वशीभूत होकर किसी वस्तु को या किसी विषय को या किसी व्यक्ति को भी प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम उपादान बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा कारक, अरस्तु का दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक अरस्तु का दूसरा कारक है बेटा निमित्त। निमित्त, दूसरा कारक क्या है अरस्तु का? सेकंड जो इनका कारक है वो है निमित्त। निमित्त दूसरा कारक है। निमित्त, निमित्त का तात्पर्य क्या होता है? निमित्त का तात्पर्य क्या होता है? बोलो। कहते नहीं हम तो निमित्त मात्र हैं।
निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का मतलब थोड़ा या ज्यादा नहीं, ना ना ना, मतलब किसी कार्य करने के आप छोटे से माध्यम हैं, जबकि कार्य किसी दूसरे के द्वारा ही क्या हो रहा है, संपादित हो रहा है। समझ रहे ना बात को? कार्य की कारण है। कौन से कारण है? छोटे से कारण है। निमित्त का तात्पर्य क्या होगा बेटा? साधनभूत कारण। साधनभूत कारण। निमित्त का तात्पर्य क्या होगा? साधनभूत कारण। कारण है, लेकिन कैसे कारण है आप? साधनभूत कारण। साधनभूत कारण। साधनभूत कारण। जो कार्य आप कर रहे हैं वो दूसरे कार्य को करने का साधन हो। जैसे देखो, दो तरह के कार्य होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़ रहे हैं। अब चूंकि आप इंदौर में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, रीवा में बैठे हैं, सतना में बैठे हैं, लेकिन मैं यहां ग्वालियर से अपनी क्लासेस संप्रेषित कर रहा हूं, तो मेरा कार्य क्या है? अंतिम कार्य क्या है बताओ? आपको पढ़ाना। लेकिन ये मोबाइल या टेक्नोलॉजी जो है, कैमरा जो मुझे आप तक पहुंचा रहा है, तो ये मोबाइल क्या हो गया? निमित्त हो गया। क्या हो गया? ये निमित्त हो गया, कारण हो गया। ये ऐसा कार्य, निमित्त का भी मतलब कारण, मतलब उसमें भी कार्य करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कार्य जो दूसरे कार्य का क्या हो बेटा? साधन हो। क्या हो? बोलो। साधन हो। ऐसा कार्य जो दूसरे कार्य का साधन है। कार्य तो अपना पढ़ाना है आपको, लेकिन साधन क्या बन गया? बोलो 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 ना। मोबाइल। कार्य की मध्यावस्था नहीं, कार्य को करने के लिए दूसरा जो कार्य है वो करना पड़ेगा। बीच का कार्य है जो इंटरमीडिएट वर्क है, उसे अपन क्या बोलेंगे? निमित्त। जैसे एक वो भजन नहीं आता, करते हो तुम कन्हैया सारा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से नाम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दे तो ईश्वर ही रहा है, लेकिन आपके माध्यम से ईश्वर क्या करवा रहा है? कार्य करवा रहा है। तो आप क्या हो गए? बोलो। निमित्त हो गए। जबकि कार्य क्या है? ईश्वर को देना है, लोगों का कल्याण करना है। तो ईश्वर ने चुन किसको लिया? आपको। इसलिए आप आईएएस बन जाएंगे, आप एसडीएम बन जाएंगे। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि जो बहुत होशियार है वही आईएएस एसडीएम बन पाएंगे। कई बार अच्छी मेहनत जो कर ले, अच्छी कंसिस्टेंसी से, लगन से जो पढ़ ले, संयोग मिल जाए। समझ रहे ना बात को? सहयोग और संयोग दोनों ही चीजें प्राप्त हो जाएं तो सफलता मिल जाती है। इस परीक्षा की एक खास बात है कि सहयोग मिल जाए अच्छे लोगों का और संयोग की भी प्राप्ति हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये निमित्त है। निमित्त का मतलब ये देखिए, ये काम करना है, ये काम करने वाला पहला आदमी है, और ये तीसरे नंबर का काम करना है। जो बीच में जो सहायता करेगा, बीच में को कौन करेगा? बोलो बेटा। सहायता करेगा इस कार्य को करने में, उसी को क्या बोलेंगे? बोलो ना। निमित्त। बोलते नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। भैया आप लोग दान करते रहते हो, फिर भी आप अपने नेत्र नीचे रखते हो, तो वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो क्या हूं? निमित्त मात्र हूं। ईश्वर दे रहा है, इसलिए मैं मेरे माध्यम से करवा रहा है। समझ रहे ना बात को? तो निमित्त ऐसा साधनभूत कारण जो दूसरे कार्य का क्या बन जाए बेटा? साधन बन जाए। बोलो ना। उसको बोलेंगे निमित्त। और निमित्त यानी ये जो निमित्त है, इसको क्या बोलेंगे? निमित्त। निमित्त बेसिकली इस कार्य का, जो ये कार्य है, इस कार्य का ये क्या है? बोलो बेटा। साधन है या नहीं? बोलो। साधन है। भगवान को देना है, मुझे चुन लिया, दे दो। समझ रहे ना बात को? निमित्त है। तो ये निमित्त अरस्तु का दूसरा क्या है? कारक है। पहला उपादान, दूसरा निमित्त।
और ये करवाने वाला कोई और है, कर रहे हैं आप, करवाने वाला क्या है बेटा? और है। कार्य करवा कोई और रहा है, आपके माध्यम से कार्य हो रहा है, तो आप क्या हो गए? निमित्त ही हो गए। मैं तो निमित्त मात्र हूं। समझ गए ना बात को? ये दूसरा कारक है अरस्तु का। तीसरा कारक क्या है बेटा अरस्तु का? तीसरा कारक है अरस्तु का, तीसरा कारक है आकार की। तीसरा कारक है अरस्तु का आकार की। आकार की, आकार की का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, हलवा है एकदम, कुछ नहीं है। क्या है इसका तात्पर्य? आकार विज्ञान, साइंस है, आकार विज्ञान। आकार विज्ञान, आकार विज्ञान अर्थात मॉर्फोलॉजी। पिंड वाला जो हर किसी का शेप और साइज होता है या नहीं होता? बोलो, वो होगा या नहीं होगा? जब व्यक्ति शुरू में, तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसका क्या होगा? आकार भी होगा और क्या होगा? आकृति भी होगी। किस तरह की है? शेप और साइज होगा या नहीं होगा? तो आकार विज्ञान, आकार की इनका तीसरा है, जैसे पादव, जीव विज्ञान, पादप, 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 और जीव का आकार, जीव का आकार, इसे बोलते हैं आकार की, पिंड के रूप में। और क्या कहते हैं कि पूरा ये ब्रह्मांड किसके रूप में? बोलो, पिंड के रूप। तो आकार की इनका क्या है? तीसरा कारक है मॉर्फोलॉजी। इस समझ नहीं, आकार क्या होता है? पादप और जीव, जीव में सब है, तो जीव क्या होता है? पिंडी तो बनता है शुरू में, बनता है नहीं बनता? बोलो, बोलो ना भाई, पिंड बनता है, भिंड नहीं बनता, पिंड, पिंड। ये आकार की है आपका, ये आकार की उनका क्या है बेटा? तीसरा कारक है। आप लिख देंगे ना सटाक से, 4 कारक लिखेंगे और 3 नंबर पाएंगे। चौथा कारक क्या है? बोले चौथा कारक है लक्ष्य। लक्ष्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरस्तु का चौथा कारक है बेटा लक्ष्य। तो अरस्तु के कारक, अरस्तु के 4 कारक हैं बेटा। 4 कारक में जो चौथा कारक है वो क्या है? लक्ष्य, टारगेट। इसको समझाने, लक्ष्य क्या है? अंतिम, जो आप जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो आपने तय कर रखा है अपना माइलस्टोन, उसको प्राप्त करना। किसी का लक्ष्य है कि इनसे विवाह हो जाए, वो भी उसका टारगेट है। किसी का लक्ष्य है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ जाएं। किसी का लक्ष्य है कि हम वैज्ञानिक बन जाएं। किसी का लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं। किसी का लक्ष्य है कि हम सारी चीज़ें छोड़ के एक अच्छा कायदे का इंसान बन जाएं। तो ये लक्ष्य है। बोलो हाँ या ना? और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या करेगा? व्यक्ति ने जो तय कर रखा है, वे मानक या उद्देश्य जो तय कर लिए गए हैं, जो समाज या व्यक्ति के द्वारा, समाज या व्यक्ति के द्वारा तय कर लिए गए हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करना। उनको क्या करना? प्राप्त करने का प्रयास करना। जो आपने तय कर रहा है, हर समाज के, हर व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बोलो ना, अलग अलग होते हैं। और उनको प्राप्त करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो 4 कारक क्या हैं अरस्तु के? उपादान, निमित्त, आकार की और लक्ष्य। 4 कारक क्या हैं? विवेक, साहस, संयम और न्याय। 4। तो ये अरस्तु के 4 कारक हैं और 4 कार्डिनल, विवेक, साहस, संयम और न्याय। अरस्तु के कुछ और विचार पढ़ते हैं। और अरस्तु के मित्रों आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं। हेडिंग लगाएंगे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार।
अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु ने यहाँ पे उस समय हो सकता है तत्कालीन समाज में उनकी आवश्यकता रही हो इस तरह के वर्गीकरण की, आधुनिक समाज में इस तरह के वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर अरस्तु की कई लोग आलोचना भी करते हैं, हम इनका नकारात्मक पक्ष भी देखते हैं। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स, इनकी किताब थी द पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने वर्गीकरण किया कि प्रकृति स्वामी और दास में अंतर करना जानती है। और अरस्तु कहती है ये जो विभाजन है, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं आप कह दिए प्रोफेसर अंगद ओझा बोल रहे हैं, गंदी बात। अरस्तु कहते हैं ये प्रकृति ही अंतर करती है। द पॉलिटिक्स में उन्होंने लिखा है कि प्रकृति क्या करती है बेटा, बोले दो चीजों में अंतर कर लेती है, एक तो दास में, एक किस में बेटा, स्वामी में। ये अंतर कौन करता है, बोले प्रकृति, नेचर। बोले नेचर कैसे करती है, अंतर करना जानती है, अंतर करना जानती है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, शारीरिक रूप से क्या है बेटा, बोलो ना, शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट है, हष्ट-पुष्ट है, बहुत बढ़िया, एकदम हष्ट-पुष्ट, और जिसके अंदर बुद्धि व विवेक का अभाव है। प्रकृति कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम है, शक्तिशाली है, और जिनके अंदर काय का अभाव है बेटा, काय का अभाव है, बोले बुद्धि व विवेक का अभाव है, विवेक का अभाव है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। उनसे कह दो, बोले इस बस को रोक दो, बोले अच्छा, बोले कैसे, लो एकदम खड़े हो गए, बस उखाड़ के फेंक दी। शारीरिक रूप से शक्तिशाली है। तो जब इनके, अब अरस्तु के अनुसार क्या है कि जब इनके अंदर विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो इनके अंदर एक बौद्धिक सद्गुण नहीं है, तो इनकी जो शक्तिशाली हष्ट-पुष्ट है जो वाला गुण है वो संचालित कैसे होगा। तो इसको संचालित करने के लिए प्रकृति ने दूसरे लोगों की व्यवस्था की। कैसे लोगों की व्यवस्था की, बोलो ना, दूसरे तरह के लोगों की व्यवस्था की, और उन दूसरे तरह के लोगों को क्या कहा बेटा, स्वामी का। तो स्वामी का क्या गुण होगा बेटा, स्वामी का गुण क्या होगा, बोले सुंदर होंगे, सुकोमल होंगे। कैसे होंगे, हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे लाला, कैसे होंगे, बोलो सुंदर होंगे, और क्या होंगे, बोलो ना भैया, सुकोमल होंगे, कोमल होंगे, सुंदर होंगे, सुकोमल होंगे, और बुद्धि व विवेक इनके अंदर भरपूर होगा। क्या होगा, बुद्धि व विवेक भरपूर होगा। प्लस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलो बोलो, दिख रहा है या नहीं, बुद्धि व विवेक भरपूर होगा, भरपूर है। तो ऐसी प्रकृति के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो सुंदर और सुकोमल प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जो बुद्धि व विवेक है इनके अंदर, शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, तो ये व्यक्ति अपने विवेक से इनकी शक्ति को क्या करते हैं, बोलो संचालित करते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं, अरस्तु बोलते थे स्वामी, और इस प्रवृत्ति के लोग क्या बोलते थे, बोले दास। बोले दास जो प्रथा है वो प्रकृति ने ही स्वीकार की है। ये दास्ता संबंधी विचार अरस्तु ने दिए अपनी पुस्तक में दिए, द पॉलिटिक्स में। हालांकि आधुनिक समाज में इस तरह के विचारों की आलोचना भी होती है, इनकी स्वीकार्यता उतनी नहीं है कि मनुष्य को मनुष्य से ऊंचा नीचा बताना, एक दास है दूसरा उसके अधीन कार्य कर रहा है, आधुनिक समाज में ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बोलो ना भाई। किंतु अरस्तु ने अपने सिद्धांत में यही कहा। अरस्तु ने कहा यदि सैनिक शक्तिशाली है, लेकिन यदि उसको ऊपर अधिकारी वर्ग यदि अपने विवेक से उनको ऑर्डर नहीं दे, कमांड नहीं दे, आदेश नहीं दे, तो ये शक्ति का क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं।
बोलो ना भाई, हाँ या ना? तो अरस्तु का ये, और अरस्तु ने यह माना कि जो राज्य दास प्रथा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, अरस्तु ने माना, अरस्तु ने क्या माना बेटा? जो राज्य दास प्रथा के सिद्धांत का, जो राज्य दास प्रथा को स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, वह स्वयं में दास है, वह स्वयं भी एक दास है, वह राजी दास है। जो राज्य दास प्रथा को स्वीकार नहीं कर रहा, वो स्वयं में क्या बेटा? दास है। बात स्पष्ट है नहीं? तो अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने ही स्वामी और दास का क्या कर रखा है बेटा? विभाजन कर रखा। बोलो ना भाई, नहीं आया समझ? बात स्पष्ट है। अरस्तु के अन्य विचारों में अरस्तु ने कहा, अरस्तु कुछ अब थोड़ी खतरनाक बातें करेंगे, क्योंकि अरस्तु जिस समाज में थे, जिस समय थे, उस समय उतनी आधुनिकता का विकास नहीं था। तो अरस्तु का दूसरा जो पक्ष है, वो पक्ष थोड़ा सा खतरनाक है। अरस्तु ने महिलाओं को पूर्ण पुरुष नहीं माना। बोले महिलाएं अपूर्ण हैं। बोले क्या है? बोले इनके अंदर सभी गुण नहीं है। कई दार्शनिक भी कहें, यानी पहली बार अरस्तु ने क्या, अरस्तु का जो अन्य पक्ष है, अरस्तु के जो अन्य पक्ष हैं, अन्य पक्ष हैं, वो क्या है पक्ष? अरस्तु ने महिलाओं को अपूर्ण माना है। महिलाओं को क्या माना है? देखिए, जो छात्राएं मेरी क्लास को देख रही हैं, वो नाराज नहीं हो मुझसे, मेरे विचार नहीं है। किसके विचार हैं? आदरणीय श्री अरस्तु के विचार हैं। महिलाओं को अपूर्ण माना है। इस आधार पर कई नारीवादी जो संगठन है, वो क्या करते हैं? इसका विरोध भी करते हैं। महिला अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण गुणों का विकास नहीं है, संपूर्ण गुणों का विकास नहीं है। गुणों का विकास नहीं है। पुराने अपने भारतीय दार्शनिक भी इस बात को कई बार कह चुके हैं, जिस पर आलोचना होती है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि नारी की झाई पड़त, याद है या भूल गए? नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के। स्त्री की परछाई पड़ने से अगर सांप अंधा हो जाता है, तो उन व्यक्तियों की क्या हालत होगी जो भमरकुआ चौराहे पे, छप्पन भोग पे, बाड़े पे सुबह से शाम तक नारी के साथ ही घूमते रहते हैं। तुलसी भी कहते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा और रहें। 8 अवगुण नारी के हृदय में हमेशा रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है मेरा, ये मेरे विचार नहीं है। अब महिलाओं को अपूर्ण माना। महिलाओं के अंदर विवेक, साहस, संयम, न्याय, उपादान, निमित्त, आकार की लक्ष्य, इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया और उन्होंने कहा महिलाओं को पूर्ण पुरुष नहीं माना जा सकता। बात समझ में आ रहा है? और अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने दासों को प्रमुख नहीं माना, दासों को मुख्य नहीं माना समाज में। बोले दास मुख्य नहीं है, दासों को मुख्य नहीं माना, मुख्य नहीं माना। दास मुख्य नहीं है समाज में, मुख्य नहीं है, यानी ये किसके अधीन है? बोलो ना भाई, स्वामी के अधीन है। तीसरी बात क्या कहते हैं? बोले राज्य की शक्ति का अत्यधिक समर्थन करते हैं अरस्तु, शक्ति का अत्यधिक समर्थन करते हैं, अत्यधिक समर्थन करते हैं। बोले राज्य के पास जितनी ज्यादा शक्ति होंगी, व्यक्ति उतना ही ठीक बनेगा। यानी अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, राज्य व्यक्ति को क्या बनाता है? व्यक्ति बनाता है बेटा। राज्य व्यक्ति को व्यक्ति बनाने का कार्य कौन करता है? बोले राज्य करता है। राज्य की शक्तियां ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। राज्य के माध्यम से व्यक्ति के अंदर राज्य क्या करने का कोशिश करेगा?
सद्गुणों का विकास करने का प्रयास करेगा। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यदि अब हम आधुनिक संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अरस्तु का मूल्यांकन करें तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वीकार नहीं की जा सकती एक आधुनिक और समतावादी समाज में। तो हम लोग अरस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि इसकी सकारात्मक पक्ष क्या है और इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए अरस्तु का मूल्यांकन या अरस्तु की प्रासंगिकता। अरस्तु का मूल्यांकन। अरस्तु का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अरस्तु का मूल्यांकन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि नैतिकता का तात्पर्य क्या होता है, ये देश काल परिस्थिति सब समय समाज के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। तो उस समय अरस्तु के जो विचार थे हो सकता है उस समय प्रासंगिक हों, किंतु वर्तमान में कौन कौन से विचार प्रासंगिक है उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो अरस्तु का सकारात्मक पक्ष क्या है बेटा? अरस्तु इनका जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या है? सकारात्मक पक्ष क्या है अरस्तु का? अरस्तु ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नीति शास्त्र का विस्तृत विवेचन किया। और दी निकोमियन इथिक्स इनकी किताब थी, याद है आपको? प्लेटो के यहां गए, निकोमियन इथिक्स, और पहली ऐसी किताब थी जिसमें नीति शास्त्र का क्या हुआ बेटा? विस्तृत विवेचन हुआ। तो पहला पक्ष तो यही है कि नीति शास्त्र का विस्तृत विवेचन, नीति शास्त्र का विस्तृत विवेचन, विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया। विस्तृत विवेचन। अरस्तु ऐसे पहले दार्शनिक हुए जिन्होंने दो अतिवादी स्थितियों की मध्य अवस्था का निर्धारण किया। बोलो ना भाई, अतिवादी चलते थे, सीनेक चलते थे और सेरेनाइक संप्रदाय चलते थे पश्चिमी समाज में। जो एक संप्रदाय अनियंत्रित भोग की बात करता था तो दूसरा मत क्या करता था? पूर्ण वैराग्य की बात करता था। अनियंत्रित भोग और पूर्ण वैराग्य दोनों ही स्थितियों में समाज का संचालन संभव नहीं है। तो स्थिति में मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया। यानी अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने पहली बार क्या किया? बोलो, सद्गुण। सद्गुण अर्थात दो अतिवादी स्थितियों के, दो अतिवादी स्थितियों के मध्य की, दो अतिवादी स्थितियों की मध्य की अवस्था, सद्गुण। दो अतिवादी स्थितियों के मध्य की अवस्था को स्थापित किया। यानी इन्होंने अतिवादी मतों को क्या किया? खारिज किया। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उसको क्या किया? रिजेक्ट किया। यानी अतिवादी मतों को खारिज किया। अतिवादी मतों को क्या किया लाला? बोलो ना, खारिज किया। बोले अतिवादी नहीं। हमने कहा भी था कि जैसे सद्गुण, हमने एग्जाम्पल भी लिया था संयम। और संयम जो संतुलित अवस्था है, बोले काय की संतुलित अवस्था है? बोले पूर्ण वैराग्य की। और बोलो काय की? अनियंत्रित भोग। पूर्ण वैराग्य और अनियंत्रित भोग की जो मध्य अवस्था है वो क्या है? बोलो, संयम। तो बोले संयम की स्थिति में समाज का संचालन हो सकता है, संभव है। ना कि इस स्थिति में अगर आप एकदम निष्क्रिय हो गए समाज से तो भी प्रगति और शांति नहीं मिल पाएगी। और एकदम बिना विवेक के, विवेकहीन रूप से आप क्या हो गए? भोग विलास में लिप्त हो गए तो भी शांति नहीं मिलेगी। तो बोले क्या स्थापित करें? संयम। तो इस तरह से सद्गुण, दो अतिवादी अवस्थाओं को खारिज करने वाले पहले दार्शनिक अगर है तो वो कौन है बेटा? कौन है? अरस्तु है। और प्रशासन में इनकी उपयोगिता भी है। मध्य मार्ग को अपनाना, मध्यमा प्रतिपदा, भगवान बुद्ध के भी नजदीक है, भगवान बुद्ध के नजदीक। और इन्होंने क्या किया? पहली बार पूर्णवाद का विचार दिया। काय का विचार दिया? पूर्णवाद का विचार। पहली बार पूर्णवाद का विचार दिया।
पूर्णवाद का विचार दिया। हम लोग पढ़े हैं, जो अत्यंत प्रासंगिक रहा, जो अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत प्रासंगिक है। पहली बार अरस्तु ने पूर्णवाद का विचार दिया, परफेक्शनिज्म, और इन पर प्लेटो का भी प्रभाव रहा, सुकरात का भी प्रभाव रहा। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया अरस्तु ने। क्या किया? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास। और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास समझिए, स्वतंत्र सोच। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास क्या है बोलो? आज भी हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में इनका क्या किया गया है? समावेश किया गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक मौलिक कर्तव्य यह भी है कि व्यक्ति को वैज्ञानिक मनोवृत्ति का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। इतना प्रासंगिक है वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास की अवधारणा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में भी है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में ही शामिल है। मैं भी शामिल कर लिया गया है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति होना चाहिए। सुने हुए पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस पर भरोसा करना चाहिए? तथ्यों के आधार पर जो प्रमाणित बात है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। संशय होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट मत संशय। कब तक संशय? जब तक हम सत्य को जान ना लें। क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे तो तमाम विरोधी लोग भी शिकायत करने आएंगे। सर सुन रहे हो? बोलो क्या? वो मैडम है समय पे नहीं आती। अच्छा, आपने तुरंत आदेश निकाल लिया, मैडम को सस्पेंड किया जाता है। अब मैडम बेचारी 9:30 बजे से ही बैठी ऑफिस में, रोज ही आती है। उसकी किसी विरोधी ने शिकायत कर दी, तो आपको उस शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए या उसका प्रामाणिकता की भी जांच कर लेनी चाहिए? खुद जाके देख लो। कुछ अन्य माध्यम से इस तथ्य का, इस जो शिकायत है उसका क्या कराएंगे? अपन प्रमाणीकरण करने की कोशिश करेंगे। इसे बोलते हैं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास। यह अरस्तु का सकारात्मक पक्ष है, जो भारतीय प्रशासन पद्धतियों, भारतीय समाज को नैतिक बनाने के क्रम में अत्यंत प्रासंगिक है और लाभप्रद है। लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी है। अभी अभी अपन ने देखा। अरस्तु का नकारात्मक पक्ष क्या है बेटा? अरस्तु का नकारात्मक पक्ष क्या है बताइए? अरस्तु का नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष का मतलब है आधुनिक समाज में स्वीकार्य नहीं है। आधुनिक समाज में वर्तमान में स्वीकार्यता नहीं है। स्वीकार्यता नहीं है, या स्वीकार्यता कम है, नहीं है, स्वीकृति जिसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। पहली बात तो अरस्तु की इस बात का बड़ा पुरजोर खंडन करते हैं लोग, पुरजोर विरोध करते हैं कि नारी अपूर्ण पुरुष है। कई नारीवादी जो संगठन है वही कहते हैं, बोले नारी काहे के पूर्ण पुरुष है? नारी तो पूर्ण पुरुष है। यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत है नवतल में, पीयूष सुदासी बहा करो अवनि और अंबर तल में। प्रसाद साहब भी कहते हैं जगत। तो नारी को अपूर्ण बताना इनके विरोध का क्या बन गया बेटा? कारण बन गया। तो पहली बात क्या है कि दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अगर कोई दार्शनिक बहुत सारी बातें कह रहा है तो उसके वर्तमान समय की परिस्थितियां भी काम करती है, उसका सोच उससे भी निर्धारित होती है, उसका दृष्टिकोण तात्कालिक देशकाल परिस्थिति के अनुसार भी निर्धारित होता है। तो कई अगर एक दो बातें ऐसी आ जाती हैं तो अपन उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है आधुनिक समाज में। लेकिन इस आधार पर यह कह देना कि अरस्तु खराब है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा दोनों होता है। जब हम किसी के नज़दीक रहते हैं तो अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, और जब किसी के विरोध में आते हैं
बोल दो, बुराइयां नजर आती हैं, फिर उसके सद्गुण दिखाई नहीं देते। कई बार एक अवगुण व्यक्ति के समस्त सद्गुणों पर भारी पड़ जाता है, और कई बार एक सद्गुण व्यक्ति के समस्त अवगुणों को क्या कर लेता है, ढक लेता है। 12th फेल हो गए, पढ़ाई कभी किए नहीं, लेकिन आईपीएस बन गए, तो उपन्यास क्या चलता है लोगों का, 12th फेल आईपीएस। बात समझ रहे हैं ना? तो अरस्तु ने दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया जाता है। अरस्तु के जो विचार है उस दास प्रथा को स्वीकार करने में अपने क्या है, कठिनाई है, क्योंकि इससे हमारे जो उद्देश्य है, समतापूर्ण समाज की स्थापना का उद्देश्य है, वो प्राप्त नहीं होगा। यानी ये किसमें, प्लस राज्य को अत्यधिक शक्ति देना, राज्य को अत्यधिक शक्ति देना, नकारात्मक, राज्य को अत्यधिक शक्ति देना। अगर आपने सरकार को ज्यादा शक्ति दे दी, नागरिकों को कोई शक्ति है ही नहीं, सरकार अपने अनुसार नागरिकों को संचालित कर रही है, तो यह भी खतरनाक स्थिति है ना। ये दोनों ही स्थितियां समतावादी समाज की स्थापना में क्या है, बोलो, समतावादी समाज की स्थापना में क्या है, बोलो बेटा, वादक है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अगर दास प्रथा है तो समानता नहीं आएगी, और अगर सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है, तो भी समतावादी समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों ही विचारों को आधुनिक संदर्भ में स्वीकार्यता नहीं मिल सकती। दूसरा क्या है कि जो नारीवादी विचार है कि नारी अपूर्ण पुरुष है। तीसरी बात, नारी अपूर्ण पुरुष है, नारी अपूर्ण है, तो कई नारीवादी संगठन इसका विरोध करते हैं। नारीवादी संगठन इसका विरोध करते हैं, बोले कोई अपूर्ण नहीं है। क्यों अपूर्ण नहीं है? बोले नारी का स्ट्रक्चर भी तो केवल बायोलॉजिकल अंतर है, मनुष्य, पुरुष और नारी के शरीर में, बाकी सारी चीजें तो समान है। तीसरा जो अरस्तु कहते हैं, चौथा जो अरस्तु कहते हैं नकारात्मक विचार, इसकी जो कठिनाई है इनके विचारों को मानने में, वो यह है कठिनाई जो है कि कई स्थितियों की मध्य अवस्था का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये समझ रहे हैं? नारी अपूर्ण है, इस बात का विरोध कौन करते हैं? कई नारीवादी संगठन इसका विरोध करते हैं। अगली बात क्या है बेटा? अरस्तु क्या कहते हैं कि मध्य स्थिति का निर्धारण, मध्य अवस्था का निर्धारण, और कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी मध्य अवस्था का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कठिनाई है, जैसे हत्या व बलात्कार, कई स्थितियों की मध्य अवस्था का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मध्य अवस्था का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। जैसे हत्या बलात्कार, हत्या वर्सेस क्या बेटा, अब इसकी मध्य अवस्था क्या होगी? ईर्ष्या और क्या, क्रोध इत्यादि इत्यादि। ये कठिनाई है, लेकिन जिन स्थितियों की मध्य अवस्था का निर्धारण किया जा सकता है उनको तो करना चाहिए ना। बोलो ना, बोल दो, करना चाहिए या नहीं? तो ये कठिनाई है। और एक कठिनाई और है, अरस्तु जी क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि नैतिकता के जो सिद्धांत हैं वो व्यक्ति के हर कर्म पर निर्धारित नहीं होते, अनैच्छिक कर्म पर निर्धारित नहीं होते। जो जबरदस्ती आपसे कृत्य कराए जाएंगे उन पर नैतिकता लागू केवल किस पे लागू होगी? ऐच्छिक कर्मों पे। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों का जो वर्गीकरण करना है ये भी थोड़ा कठिन काम है। समझ रहे हैं ना? कई लोग कह देते हैं, कई
पति जाते हैं रात में घर पे, पत्नियां कहती हैं आज कहाँ से आ रहे हो? पति कहता है दोस्त के साथ थे। बोले एकदम विशेष पेय पदार्थ लेके झूमते हुए आते हैं, आया सावन झूम के। पत्नी कहती है क्या कर लिया तुमने? तुमने तो कसम खाई थी मेरी कि तुम कभी हाथ नहीं लगाओगे उस पेय पदार्थ को। पति कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, उस मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसने जबरदस्ती पिला दिया। इच्छा उसी की थी, उसने जबरदस्ती उससे कहा। तो ये कैसा कर्म हो गया? अगर पति को अरस्तु आता है तो पत्नी को एक्सप्लेन कर दे, हे भार्या, हे प्राण प्रिय, चूंकि ये अनैच्छिक कर्म है, मेरी इसमें इच्छा नहीं थी, अतः मेरा कोई दोष नहीं है। पत्नी कहे कोई दोष, चलो सो जाओ चुपचाप, कोई दोष नहीं है तुम्हारा। अब रोज रोज यही होने लगेगा तो बताओ ना, फिर क्लासिफिकेशन कैसे होगा? फिर पत्नी को भी अरस्तु पढ़ना पड़ेंगे और कहेंगे कि अरस्तु का जो ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म का जो निर्धारण है ये इतना आसान नहीं है जितना कि आप मान रहे हैं। तो पांचवी बात क्या है, जो कठिनाई है वो ये है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कर्मों का वर्गीकरण। ऐच्छिक व अनैच्छिक कर्मों का निर्धारण संभव नहीं होता, निर्धारण करना आसान नहीं है। निर्धारण करना आसान नहीं है। निर्धारण करना, कई बार कई लोगों की सहन शक्ति भी ज्यादा होती है। कोई तीव्र पीड़ा हो रही है किसी को, तीव्र और तीव्र पीड़ा से कभी कोई विचलित हो भी सकता है, कोई विचलित, ये व्यक्ति के स्वयं पर डिपेंड करता है। तो जो विचलित हो गया वो हो सकता है अनैतिक कृत्य कर ले, और जो विचलित नहीं होगा वो उस काम को नहीं करे। तो इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। संभव तो है बट आसान नहीं है कि कौन से कर्म आपके अच्छिक हैं, कौन से कर्म आपके क्या है बेटा अनैच्छिक है। आप यही तो, हमारी तो इच्छा नहीं थी, क्या करें, दोस्तों के साथ फंस गए, जो कि इच्छा तुम्हारी थी। अनैच्छिक कर्म आपने डिसाइड किए। समझ पा रहे हैं? जैसे किसी को भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। अब कोई पूरे दिन सहन कर सकता है तो वो कुछ नहीं खाएगा अगर शाकाहारी है और ऐसी जगह फंस गया है, दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में जहां शाकाहार उपलब्ध नहीं है और वो शाकाहार उपलब्ध नहीं है, पूरे दिन उसे भूखा रहना है, तो कई लोग सहन कर सकते हैं। और जो सहन नहीं कर पा रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? उसी भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो उसका जो कृत्य है वो क्या माना जाएगा? अनैच्छिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं हमको आधा घंटा में भूख लग आया, जैसे ही सामने देखा कुछ भूख लग आया, पेय पदार्थ देखा तो प्यास लग आई, विशेष पेय पदार्थ के साथ मिलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो इनका निर्धारण करना थोड़ा आसान नहीं है क्योंकि ये कैसे है, भावनात्मक पक्ष है। तो इस तरह से अरस्तु का जो मूल्यांकन है ये नकारात्मक पक्ष है। एक सवाल मैं आपको जाऊंगा देते देते अरस्तु के संबंध में, 125 शब्दों में आप सवाल लिखेंगे। सवाल लिखिए, प्रश्न लिखिए। अरस्तु व प्लेटो में अंतर, आपने दोनों ही पढ़ लिए हैं। अब अरस्तु व प्लेटो में अंतर लिखें, 150 वर्ड्स। अरस्तु व प्लेटो में अंतर लिखें। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अरस्तु की प्रशासन में प्रासंगिकता लिखें। अरस्तु की प्रासंगिकता अभी अपन ने डिस्कस ही किया है। रिलीवेंस, ये भी 150 वर्ड्स। इन दो प्रश्नों को आप लोग लिखिएगा और आपके सुझाव और कमेंट्स मुझे निरंतर प्राप्त होते रहे, जो कि मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अगली बार फिर मिलते हैं हम लोग एक नए दार्शनिक के साथ। धन्यवाद।